हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड अमेरिकी क्रांति, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और इसकी प्लेलिस्ट जो है आप सबके लिए बन चुकी है। तो आज बारी है पार्ट 2 की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन था आपका कि अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारणों का हमने विवरण बताना था। तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि अमेरिका के 13 राज्यों के लोगों ने, जो कि ये किसके गुलाम थे? ये इंग्लैंड के गुलाम थे, और इन सब ने जो है अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। तो यहीं से जो है एक अमेरिकी क्रांति स्टार्ट हो जाती है, और एक शानदार संघर्ष इंग्लैंड द्वारा अमेरिका जनता के शोषण और उसके द्वारा अपनाई गई जितनी भी कठोर नीतियां थी, इंग्लैंड के ये सब कुछ विरुद्ध था। और ये इतिहास की बहुत ही विशिष्ट घटना है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अमेरिका की दास्ता की कहानी, कैसे जो है कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार था, फिर उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल आए, फिर कोलंबस ने कैसे जो है स्पेन से एशिया का मार्ग ढूंढ निकाला, इंडीज जिसको कहा जाता है। इसके बाद जो है हमने 1606 की कहानी पढ़ी, 1607 की देखी, फिर आपको मैंने बताया कि कैसे 13 राज्य उत्पन्न हुए, कैसे कैसे उनकी सारी बातें हुई। ठीक है, क्रांति के कारण हमने देखे थे। क्रांति के कारण को हमने 2 भागों में बांटा था, मौलिक कारण या आधारभूत कारण और तात्कालिक कारण। तो मैंने आपको पार्ट 1 में मौलिक कारण करवाए थे, जिसमें अमेरिकी लोगों की स्वतंत्रता प्रेमी भावना थी, क्योंकि ये जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे। और उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का बहुत ज़्यादा अभाव था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर किया था। व्यापार तथा उद्योगों पर प्रतिबंध। इसके बाद दोषपूर्ण शासन प्रणाली। ठीक है, बड़े बड़े पदों पर अंग्रेज़ों की नियुक्ति, कैसे ये बड़े बड़े अंग्रेज़ों की नियुक्ति की जाती थी, और राजनीतिक लेखकों के विचार का प्रभाव जो है ये आपके जो है आपके मौलिक कारण में आता था। तो बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था। तो पार्ट 1 आप ज़रूर देखेंगे। तो आज बात करेंगे हम तात्कालिक कारण की। ऐसे कौन कौन से जो इमीडिएट कॉजेज़ थे ये, जिनकी वजह से अमेरिकी क्रांति हुई। तो चलिए पढ़ते हैं। आधारभूत कारकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तात्कालिक कारण भी थे जिनके चलते जो है क्रांति का सूत्रपात हुआ, यानी कि 1763 तक जो है उपनिवेशों की जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष था। कब से कब तक था? 1763 तक था। आप जो है ये सन ध्यान रखेंगे। फिर 1763 से लेकर 1775 के दौरान जो है जॉर्ज तृतीय और उसके जो मंत्री थे, अपनाई गई दूरदर्शितापूर्ण नीतियों ने क्रांति को जो है निकट ला दिया था। जॉर्ज तृतीय की और जो उसके मंत्री थे, टाइम पीरियड आप याद रखोगे 1763 से लेकर 1775 तक का। तो गतिविधियां हम देख लेते हैं कि इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी क्रांति हुई। ठीक है, तो देखो, ग्रेन विले के जो कार्य थे वो देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के अंतिम दिनों में इंग्लैंड की राजनीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। ये युद्ध था सप्तवर्षीय युद्ध। जब इसके अंतिम दिन चल रहे थे तो उस समय जो इंग्लैंड की राजनीति में ना बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था। तो जॉर्ज तृतीय जब ये शासक बना तो जो पिट था उस समय प्रधानमंत्री, उसने अपने पद को छोड़ दिया। ठीक है, इंग्लैंड का ये प्रधानमंत्री था, इसने अपना जो है पद को छोड़ दिया। फिर 1763 में कौन आता है? 1763 में जो है आपका ग्रीनविले जो है इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री बनता है। आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो साथ साथ बोलिए। 1763 में जो है ग्रीनविले इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है, और जो तृतीय के प्रयासों से अमेरिकी संबंधी विभागों में कार्यकुशलता जो है इससे आने लग गई थी। इन दोनों के प्रयासों से क्या था कि जितने भी विभाग हैं अमेरिकी संबंधी, उनमें कुशलता आने लग गई थी। इन दिनों लगातार युद्धों से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था भी क्या थी? बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे थे और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत बहुत नाजुक होती जा रही थी। और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए और सरकारी खर्च में लगातार घाटे की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, उसे काबू करने के लिए ग्रीनविले ने क्या किया? ग्रीनविले ने जो अमेरिका की जो संबंधी जितनी भी नीति थी ना, उसमें ना परिवर्तन कर डाला। उसके लिए कुछ कदम उठाए, जिससे क्या हुआ? जो उपनिवेश थे ना, 13 उपनिवेश, उन्होंने क्या किया था? क्रांति का रूप इसमें धारण कर लिया। कहानी यहाँ हो रही है, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, तो यहाँ पे परिवर्तन करने की इनको क्या ज़रूरत थी ग्रीनविले को, लेकिन इन्होंने यहाँ पे परिवर्तन किया।
तो एक ट्रेवलियन इतिहासकार हैं, उन्होंने ये एक लिखा है कि ग्रीनविले ने अमेरिका को यहाँ पर खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना आरंभ कर दिया। तो देखते हैं कि इसने ऐसे क्या क्या काम किए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री है, इसने ऐसे ऐसे क्या काम किए कि जैसे कि इंग्लैंड की ये क्या कह सकते हैं एक मदद करना चाहते थे लेकिन अपने ही लोगों को क्षति पहुंचाकर। तो ग्रीनविले को जब इस बात का पता लगा कि ब्रिटेन को अमेरिकी उपनिवेश से मात्र 2000 पौंड की ही वार्षिक आय होती है, तो उसने उस आमदनी को बढ़ाने के लिए चोर बाजारी रोकने का निश्चय कर लिया। अब इस आमदनी को वो बढ़ाना चाहता है, इसके लिए उसने जहाज रानी कानून को, जो कानून थे ना, उनको बिल्कुल सख्ती से लागू कर दिया और तस्करी को बिल्कुल रोक ही दिया। ठीक है, और इस चोर बाजारी जो तस्करी है इसको रोकने के लिए एक विशेष एडमिरल का जो है न्यायालय स्थापित किया और उपनिवेशों ने इन सारे नियंत्रणों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा विरोध किया। अब ये क्या करना चाहते थे कि ग्रीनविले ये देख रहे थे कि ब्रिटेन को अमेरिकी उपनिवेशों से 2000 रुपये, आप ऐसे मान के चलो कि 2000 रुपये मिलते थे, लेकिन इसने इस आमदनी को बढ़ाना चाहा। तो उसने ये कहा कि जो चोर बाजारी होती थी वहाँ से भी मुनाफा होता था, तो उसको भी रोकने का ऐसे निश्चय कर लिया, क्योंकि कह सकते हो कि इससे जो अमेरिका वालों को कुछ ना कुछ लाभ होता होगा। ठीक है, तो इस चोर बाजारी को रोकने के लिए उसने एक न्यायालय की स्थापना कर दी जिसका नाम है एडमिरल। क्या नाम है? एडमिरल। तो इस न्यायालय की स्थापना कर दी और इससे क्या हुआ, जो उपनिवेश थे वो सारे के सारे भड़क गए थे कि आप इतना नियंत्रण क्यों कर रहे हो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, शुगर की जो कीमतें थी वो फ्रांसीसी पश्चिमी द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा कम थी। ध्यान से देखिए, शुगर की कीमतें कहाँ कम थी? फ्रांसीसी पश्चिमी द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा कम थी और ब्रिटिश पश्चिमी द्वीप में बहुत ज़्यादा अधिक थी। और उपनिवेशों के जो लोग थे वो फ्रांस से जो है शीरा या शुगर को खरीदते थे। तो ग्रीनविले ने इसे रोकने के लिए एक शीरा कानून, शुगर एक्ट लागू कर दिया। कब लागू किया इसने? 1764 में। अब देखो, अब इससे भी इनको गुस्सा आएगा। इसके अनुसार इंग्लैंड के अलावा आप अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम का आयात जो है इसमें बंद कर दिया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? ग्रीनविले ने शीरे पर जो है चुंगी लगा दी, 6 पेंस से घटाकर इन्होंने 3 पेंस कर दी। ठीक है, और उसे कठोरता से वसूलने की जो है इसमें बात की गई। शराब पर, रेशम पर, कॉफ़ी पर, जितने भी विलासी जो वस्तुएं हैं उन पर इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो चीज़, ये जो शीरा है या शुगर है, ये फ्रांस से खरीदते थे, क्योंकि यहाँ पर जो उपनिवेश थे वो यहाँ से खरीदते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है कम थी मात्रा, मतलब कम पैसों में वो चीज़ इनको मिल जाती थी, लेकिन जो ब्रिटिश से जो है इनको महंगा पड़ता था। तो ग्रीनविले ने क्या किया, यहाँ से जो है लोग फ्रांसीसी से जो है शुगर को खरीद ना सके, तो इन्होंने एक शीरा कानून, शुगर एक्ट लागू कर दिया और कुछ चीज़ों पर जो है, शराब हो गया, रेशम हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सभी वस्तुओं पर इसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितना उनको गुस्सा आया होगा। ठीक है, ग्रीनविले ने जो एक है मिसिसिपी नदी के पूर्व के प्रदेशों पर जिन पर उपनिवेशियों का अधिकार था, वह वहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन को दे दिया। समझ रहे हैं आप? एक नदी है मिसिसिपी नदी, उसके अगर पूर्व की बात करें, जितने मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई प्रदेश हैं तो सारे इन पर इस प्रदेश पर आपके उपनिवेशों का अधिकार था, लेकिन जो यहाँ पर मूल निवासी रहते थे जिनको आप रेड इंडियन बोलते हो, वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को दे दिया। ठीक है, जितने भी यहाँ पर प्रदेश थे वहाँ रेड इंडियन वहाँ पे निवासी रहते थे, उन सबको दे दिया। और उन्हें खरीदने के लिए, अगर आपने उनको खरीदना है तो आपको उसमें राजा की आज्ञा लेनी पड़ेगी। और इससे भी सारे के सारे जो उपनिवेश थे वहाँ के लोग जितने भी थे वो भड़क उठे। तीसरी बात ग्रीनविले ने ये कर दी। नेक्स्ट, ग्रीनविले ने मूल निवासियों और जो फ्रांसीसियों के संभावित आक्रमणों को रोकने के लिए, रेड इंडियन और फ्रांसीसियों के संभावित आक्रमणों को रोकने के लिए उपनिवेशों में 10,000 सैनिकों की एक सेना रखने का निर्णय लिया। अब उपनिवेशों के ही क्यों रखने, मतलब ये चाहा कि भाई 10,000 सैनिक इनके ही क्यों हों? तो इस सेना के जो खर्च का वहन है वो उपनिवेशों को ही करना था। भाई तुम्हारा है, तुम्हारी लड़ाई है, रेड इंडियन की है, फ्रांसीसियों की है, तुमने यहाँ पर इनसे
जो ये उपनिवेश है, यहाँ से ये शुगर लेते थे, यहाँ से भी तुमने यहाँ पर एक्ट पास कर दिया। यहाँ जो मूल निवासी थे, अभी अभी हमने पढ़ा रेड इंडियन, वहाँ के जो मूल निवासियों को तुमने मिसिसिपी जो नदी है उसके पूर्व के प्रदेश भी आपने मूल निवासियों को दे दिए। उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि अगर इन दोनों में लड़ाई हो रही है तो इन्हीं के ही जो लोग हैं, कितने लोग हैं भाई, 10,000 सैनिक है, कि मतलब हम एक सेना रखेंगे वो इन्हीं के ही लोग होंगे, और ऊपर से ये देखो कि इनका जो खर्चा होगा वो उपनिवेशी देंगे, तो और गुस्सा आएगा। अब आप समझ गए होंगे। तो उपनिवेशों में असंतोष फैल गया। 1764 में और क्या बात हुई कि मुद्रा अधिनियम के द्वारा उपनिवेशों को कागज के नोट जो है छापने की मनाही की गई। इससे और असंतोष फैल गया। कब की बात है ये? 1764 की, 1764 की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको इनके कार्य समझ आ गए होंगे। फिर अगला आपका आता है 1765 का स्टाम्प एक्ट। इसमें क्या खास बात है? 1765 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक स्टाम्प एक्ट पास किया गया। इसमें ऐसा क्या था? इस एक्ट के अनुसार जो आपकी अखबार है, पुस्तकें हैं, पुस्तिकाएं हैं, लाइसेंस है, पट्टे हैं, कानूनी कागजात हैं, उनके लिए आपको एक स्टैम्प पेपर जो आज लगता है वो उसमें लगाना आरंभ कर दिया। ये 1765 की मैं आपको बात बता रही हूँ। अब इनकी मूल्य देख लो। उस समय की जो करेंसी थी कि बहुत ज़्यादा उनके लिए हैवी कह सकते हो, कि भाई उनका दिमाग खराब हो गया ये देखकर कि इतने 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 ज़्यादा मूल्य की है। ये स्टैम्प कम से कम कितने से कितने तक थी? 2 पेंस के तथा ज़्यादा से ज़्यादा 6 पौंड मूल्य के उस समय थे। तो इस नियम से सरकार को एक अच्छी आय होने की संभावना थी। यहाँ पर भी सरकार को ही फायदा दिख रहा था। अधिनियम का, अगर ये जो अधिनियम है, अगर किसी ने इस चीज़ को पालन नहीं किया तो आप उसको पनिशमेंट भी दोगे। तो इस योजना ने उपनिवेश वासियों को अधिक कुद्र कर दिया, और जहाँ तहाँ करके भी इन्होंने क्या किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी। क्योंकि जो ये आपके स्टैम्प पेपर हैं, स्टैम्प जो हम लगाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अधिक मूल्यों के थे, और इसमें भी जो है सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। इनका तो नुकसान ही नुकसान था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको गुस्सा आएगा, तो इन्होंने यहाँ पर हिंसा शुरू कर दी। फिर इसके बाद मेचासूटेसस जो है सहित कई नगरों में स्टाम्प भेजने वाले के घरों पर भी हमले हो गए। ठीक है, नगरों में जाकर स्टैम्प बेचने लगे, तो वहां के घरों पर भी हमले किए गए। संसद द्वारा ये नीति जो है जबरदस्ती थोपन का विद्रोह कहाँ तक उतर आया, सड़कों पर उतर आया, कि लोग इतने गुस्सा आ गए कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। और अधिनियम का विरोध करने के लिए उपनिवेशों में स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक जो है संस्थाएं बन गई। 2 टाइप की यहाँ पर आपकी संस्थाएं बन गई हैं। एक तो बन गई है स्वाधीनता के पुत्र, और दूसरी बनी है आपकी स्वाधीनता की पुत्रियां। ये दो आपकी संस्थाएं बन गई हैं। और मैसाचुसेट्स के अलावा न्यू इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, पेंसिल्वेनिया में भी बहुत ज़्यादा दंगे हो गए। ठीक है, यहाँ पर जा रहे थे ना स्टैम्प बेचने के लिए, घरों घरों तक जा रहे थे, वहाँ पर भी अटैक शुरू हो गए उपनिवेशों से। ठीक है, और इनसे इन जो ये आपके शहर हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दंगे हो गए। और जेम्स ओटिस तथा सैमुअल एडम्स और ओटिस जैसे जो विचारक थे, उन्होंने क्या किया, भाषणों से जनता को अत्यधिक, इनके इतने ऐसे भाषण दिए ना उस समय कि ये जो है जनता उस समय बहुत ज़्यादा भड़क गई थी, और प्रतिनिधि सभाओं ने नारा दिया। ठीक है, और इस पर भी अमेरिका वालों ने बहुत ज़्यादा कड़ी जो है प्रतिक्रिया हुई थी। आपको ये भी समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब बात करेंगे हम टाउनशेड के नए कानून। 1767 ईस्वी में नई सरकार के एक वित्त मंत्री आए थे, उनका नाम था टाउनशेड। ठीक है, टाउनशेड ने ऐसा क्या काम किया? टाउनशेड ने जब जल्दबाजी में कुछ नए कानून पास करवाए जो उपनिवेशों को उतने ही गंदे लग रहे थे, अप्रिय लग रहे थे, जितने कि पहले वाले नियम थे। अब वो देखो, उसने ऐसी 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया, चाय पर, शीशा पर, कागज पर, रंग पर, सिक्का पर, जिनका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था, निर्यात नहीं होता था। ध्यान से देखो, ये चीज़ इंग्लैंड में जाती थी, तो इस पर इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे टैक्स लगाना शुरू कर दिया? तो अमेरिका के लोगों ने इन्हें भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब लोगों ने ये सिद्धांत बना लिया था कि वे अंग्रेजी संसद द्वारा लगाए गए किसी भी कर को नहीं देंगे। इनका एका हो गया था कि हम अब किसी भी प्रकार का टैक्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। और इस नियम के विरोध में पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकेसन ने पेंसिल्वेनिया के एक किसान के पत्र नामक के लेख की एक श्रृंखला लिखी,
उसने इन अधिनियम को इंग्लैंड के कानून तथा प्रथा के विपरीत बताया और लोगों ने इसे स्वीकार ना करने की जो है अपील कर दी कि जो भी ये कह रहे हैं, जो भी ये नियम बना रहे हैं, हम इन नियमों को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और उसने कहा कि हम इंग्लैंड पर उतने ही हद तक निर्भर है कि जितना एक स्वतंत्र जन समूह जो है दूसरे पर होता है। ठीक है। अब इस अधिनियम के विरोध में बहुत ज़्यादा दंगे भड़क गए। बोस्टन नगर में जो है स्थिति बहुत ज़्यादा, ये नगर का नाम है, ध्यान रखेंगे आप, बोस्टन नगर में बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत खराब हो गई थी और वहाँ के गवर्नर को सुरक्षा के लिए 2 सैनिक टुकड़ियाँ बुलानी पड़ी थी। कि आप समझ सकते हो कि गवर्नर को सैनिक टुकड़ियाँ बुलानी पड़ रही है। तो 5 मार्च 1770 को भीड़ के और सैनिकों के बीच में टकराव हो गया, जिसमें कितने लोग मारे गए? 5 लोग ही मारे गए। 5 मार्च की बात है, 1770 की है। उपनिवेशों की जनता ने इस घटना को भड़काने वाले ढंग से पेश करके लोगों को और भड़का दिया। इस पर एक अमेरिकी इतिहासकार ने लिखा है कि इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा देकर इसे नाटकीय ढंग से ब्रिटिश हृदयहीनता तथा नृशंसता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका बहुत ज़्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ा और अमेरिका तथा अंग्रेज अधिकारियों को इसके सामने झुकना पड़ा और उन्होंने चाय के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर टाउनशिप शुल्क थे उनको हटा दिया। सिर्फ चाय पर ही आप जो है टैक्स लगा रहे हो, बाकी जो आपने 4 चीज़ों पर और टैक्स लगाए थे आपको वहां से हटा दिया गया। और चाय कर भी जॉर्ज तृतीय के जो है विशेष चार्ज देने पर ही रखा गया। ठीक है। जो ये चाय कर ले रहे थे, जॉर्ज तृतीय अपनी टांग अड़ा रहा था, वो कह रहा था कि ये तो रखना ही रखना है, चाहे चलो बाकी आप हटा दो। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थ की चाय की नीति और बोस्टन टी पार्टी। 1770 से लेकर और 1773 के बीच में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि जिससे आप समझ सकते हो कि अमेरिका वासियों का असंतोष समाप्त हो गया हो। लेकिन जो एडम्स है, सैमुअल एडम्स ने क्रांतिकारियों में क्रांति की आग को जलाए रखने का प्रयास किया। उसने पैट्रिक हेनरी, टॉमस जेफरसन और रिचर्ड हेनरी ली के सहयोग से एक पत्र व्यवहार समिति की स्थापना की और इस समिति के माध्यम से सैमुअल जनता की रोशनाग्नि को तब तक दहकाता रहा जब तक अंग्रेजी सरकार की एक भारी भूल ने उसे प्रज्वलित ना कर दिया हो। ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि सैमुअल जो है आग में घी डालने का काम कर रहा है। ठीक है। और 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, विकट हो गई थी। तो भारत में उसके चाय के गोदाम जो है भरे पड़े थे और अमेरिका जो चाय का सबसे बड़ा आयातक था, आपको अब तक इस बात का पता लग गया होगा कि चाय की मांग वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अमेरिका में उसकी तस्करी होकर वहां पर पहुंच रही थी। और अमेरिका पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता था, जो भारतीय चाय थी ना, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो 1773 में नॉर्थ सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत देने और अमेरिका में जो चाय की तस्करी हो रही है ना, उसको निरुत्साहित करने के लिए कंपनी को क्या बोला कि सीधे भारत से ही आप अमेरिकी चाय ले जाने का एकाधिकार दे दिया। अब अमेरिकी चाय ले जाओ, अमेरिका तुम चाय ले जाओ, भारत की चाय ले जाओ। ठीक है। और कंपनी को सीधा सीधा अधिकार दे दिया। ठीक है। और इस योजना से अमेरिका को जो है सस्ती चाय मिलती थी, परंतु इन एकाधिकार से इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ होगी। ठीक है। तो अमेरिकी व्यापारियों ने इसे अंग्रेजी सरकार की शरारत बता दिया और उसका जोर शोर से विरोध कर दिया कि तुम हमें ही ऐसे क्यों कर रहे हो। उनका कहना था कि सस्ती चाय के माध्यम से जो इंग्लैंड के बाहरी कर हैं लगाने के अपने अधिकार को ये बनाए रखना चाहता था। ठीक है। इंग्लैंड के जितने भी बाहरी कर हैं उन पे अधिकार ये बनाए रखना चाहता था और चाय के विरुद्ध पूरे देश में जोरदार आंदोलन चल पड़ा। प्यूरिटिनों की बस्ती एक थी मैसाचुसेट्स में सबसे ज़्यादा जो है मैसाचुसेट्स में बहुत ज़्यादा उग्र विरोध हुआ है। और 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल जो एडम्स था उसके नेतृत्व में कुछ अमेरिकियों ने कूलियों का वेश बना लिया। ठीक है। बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर धावा बोल दिया और उसमें 340 जो हैं आपकी पेटियां समुंदर में क्या थी, फेंक दी थी। और इस घटना को क्या कहा जाता है, बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। तो आप इस चाय की कीमत लगा लो, $50,000 थी और अंग्रेजी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी। अंग्रेजी सरकार के 5 दमनकारी कानून देखते हैं। तो बोस्टन टी पार्टी आपको समझ आ गया होगा। तो अंग्रेजी संसद के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी, भाई ये क्या हो गया। और इस घटना ने
इंग्लैंड और उपनिवेशों को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और ब्रिटिश संसद ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए 5 कठोर अधिनियम पास कर दिए। कितने किए? 5। क्योंकि संसद का मानना था कि उपरोक्त जो घटना है सरकार की नरम नीति के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? नरम नीति के कारण हुई है। तो इसके लिए तो कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये 5 कठोर कानून कौन कौन से थे? सबसे पहले था कि बोस्टन का बंदरगाह इसको बंद कर दो। सभा करने की स्वतंत्रता इसमें छीन ली गई। मैसाचुसेट्स का स्वायत्त शासन बिल्कुल समाप्त कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहा था। और किसी भी नगर में सेना रखना वैध घोषित कर दिया और अंग्रेजी सेना के ठहरने की समुचित व्यवस्था इसी को दे दी। ठीक है। और सारी व्यवस्था की जो जिम्मेदारी थी स्थानीय अधिकारियों पर, वहाँ के स्थानीय अधिकारों पर डाल दी। उपनिवेशों के जो सारे मामले कहाँ भेजे जाने लगे थे? इंग्लैंड भेजे जाने लगे और वहीं उनकी सुनवाई होने लगी। और इन अधिनियमों के बाद एक और अधिनियम पास किया गया जिसके अनुसार उपनिवेशों का एक बड़ा भाग क्वीबेक के साथ मिला लिया गया और इसने रोमन कैथोलिकों की जो है बहुत ज़्यादा इनको सुविधा दे दी। तो इस अधिनियम से भी उपनिवेशों के प्रोटेस्ट लोग जो है उत्तेजित हो गए थे, और क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं वो दूसरों को दी जाए। समझ रहे हैं आप? और उपरोक्त स्थिति और विचार करने के लिए 5 सितंबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? फिलाडेल्फिया में हुई थी और 12 उपनिवेश के 56 प्रतिनिधियों में इसने भाग लिया था। मैसाचुसेट्स के जो है जॉन एडम्स थे, सैमुअल एडम्स थे, वर्जीनिया के जॉर्ज वॉशिंगटन थे, पैट्रिक हेनरी थे, दक्षिण कोरिया के क्रिस्टोफर गैस्टोन थे, डिकिसन थे। और इसी बीच सफाफ नामक एक स्थान है जिसका क्या नाम है? सफाफ। तो सफाक नामक स्थान पर कुछ जो है क्रांतिकारियों ने इन नियमों के विरुद्ध जो है सशस्त्र विरोध का जो है निश्चय किया और जितने भी ब्रिटेन के आर्थिक बहिष्कार इनका निर्णय लिया कि हमें इनका बहिष्कार करना है। तो कांग्रेस ने भी इनका बहुत ज़्यादा समर्थन किया और अधिकारियों का एक घोषणा पत्र तैयार करके ब्रिटेन का आर्थिक बहिष्कार भी शुरू कर दिया था। और मैसाचुसेट्स के कॉनकॉर्ड नगर में ये नगर का नाम है, आपने ध्यान रखना है, कॉनकॉर्ड नगर में देशभक्त हथियार इकट्ठे करने लग गए थे और उन्हें नष्ट करने के लिए गवर्नर गेज ने जो है एक सेना भेज दी और इस सेना का सामना किसानों ने किया जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ये पहला रक्तपात था। ठीक है, ये एक कॉनकॉर्ड नगर है, यहाँ पर हथियार इकट्ठे किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपनी सेना भेजी जा रही है। बस आपको इतना ही याद करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। फिर आप याद करेंगे 10 मई 1775 को फिर से फिलाडेल्फिया में ही महाद्वीपीय कांग्रेस की दूसरी बैठक बुलाई जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे आपके जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स, टॉम जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वॉशिंगटन, इन सब ने इसमें भाग लिया और इस कांग्रेस ने अपने को अमेरिकी सरकार के रूप में स्थापित कर दिया और जॉर्ज वॉशिंगटन के अमेरिकी सेना का इसमें जो है इसको सेनापति घोषित किया गया। तो 23 अगस्त 1776 को फाइनली जॉर्ज तृतीय ने घोषणा कर दी कि अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और इस प्रकार आप कह सकते हो कि एक अमेरिकी क्रांति जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को कर लेते हो और उम्मीद है इसी में से जो है आप इसको कवर अप कर लोगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी आप लाइक कर दो, लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आपको कोल्ड वर्ड जो है पीरियड मैंने करवाना है, यूनिट 4 का ये आपका टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगली वीडियो आपके लिए यही होगी। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।